हेलो दोस्तों, मैं लवली श्रीवास फिर से एक बार लवलीस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम फिर से एक नए मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। क्लियर है? तो आज का पहला सवाल देखने वाले हैं, बहुत ही गजब का सवाल है। ध्यान से देखिएगा आज का पहला सवाल। ठीक है, आज का जो हमारा पहला सवाल होने वाला है ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या बोला गया है, निम्न में से सही कथन को आपको क्या करना है, चुनना है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। इन 4 कथनों में से जो कथन आपको लगता है कि ये सही है भाई, तो उन्हीं कथन को आपको क्या करना है, यहाँ पर चुनना है। अब यहाँ पर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड ये सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या बोला गया है कि पहला कथन है भाई हमारे पास 36 किलोमीटर प्रति आवर को 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। ये बोला गया है कि 36 किलोमीटर जो प्रति आवर की जो स्पीड है, यदि मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या सही में वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो उससे पहले इस सवाल, क्योंकि पूरे आपके पास मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति आवर पर आधारित है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज याद रखना, जब भी आपको किलोमीटर प्रति आवर, है ना, आप देख पा रहे हो किलोमीटर प्रति आवर क्या होता है, एक बड़ा डेटा होता है, बड़ा यूनिट होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसको, किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप देख पाओगे कि मीटर प्रति सेकेंड किस प्रकार की डाटा होता है, तो हम कहेंगे ये छोटा डेटा है ना, छोटा यूनिट है। आप देख पा रहे हो कि किलोमीटर प्रति आवर, भाई किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। यदि आप ऐसे रखना चाहो कि आवर जो होता है बड़ा होता है और सेकंड छोटा होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों समझने के लिए ये है कि जब आपको बड़े को छोटा में कन्वर्ट करने रहेगा, याद रखना है ना, बड़े यूनिट को आप छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे, बड़ा को हम किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, छोटे में। तो छोटा अंक ऊपर में रहना चाहिए, 5 छोटा है 18 से, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से। लेकिन यदि मैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बनाना चाहूं, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने बड़े को जब छोटे में कन्वर्ट किया तो ऊपर में छोटा रखा। अब मैं छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो बड़ा अंक ऊपर में रहेगा, मतलब 18 बटे आपको 5 से क्या कर देना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बस इतना ही यहाँ पर आपका क्या है, प्रोसेस है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। अब हमारे पास पहला ये है कि 36 किलोमीटर को हमको बदलना है किसमें, मीटर में, या तो मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर में बदल लो। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, हम 36 को ही बदल लेते हैं। तो हम देखेंगे 36 चूंकि किलोमीटर में है, मैं चाहता हूं मीटर में बदलना है, तो किससे गुणा करूंगा, 5/18 से। चलो भाई गुणा कर देते हैं 5/18 से। 18 का पहाड़ा प्यार से पढ़ेंगे, 18 का 18 और 18 दूनी होता है 36, और 2 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यही बन जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 36 किलोमीटर प्रति आवर है वो 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो इस आधार पर आपके लिए जो के वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 मीटर प्रति सेकंड क्या 54 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, 54 को ही हम बदल लेते हैं मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। 18 का पहाड़ा बहुत ही प्यार से पढ़ना है ना, 18 का 18 और 18 दूना 36 और 18 तिया हो जाता है 54, और 3 और 5 का गुणा करोगे दोस्तों तो 3 पंचे 15 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर बोला गया 15 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर है, 54 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि एल वाला भी कथन जो होगा एकदम सही होगा। आया भी समझ में। फिर बोला गया 22.5 मीटर प्रति सेकंड 90 किलोमीटर प्रति आवर के बराबर है क्या। अब ध्यान समझना, मैं चाहता हूं कि 90 को लिख लेता हूं, और हमको पता है किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदल के देखेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं भाई, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। यहाँ पर 9 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 दहम 90, 10 और 5 का गुणा कर देंगे तो 10 पंचे होता है 50, और 50 को 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हो कितना जाएगा, तब आप कहोगे भाई ये हो जाएगा आपके पास 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर आएगा। ठीक है, यही है ना आपके पास, ठीक है ना भाई। हमने जो किया भाई 9 दूनी 18 और ये 9 दहम 90, 10 और 5 का गुणा किया 50 हो गया। 50 का आधा कितना होता है आपके पास, 25, क्योंकि आपको पता होगा 36 किलोमीटर जो होता है ये आपके पास 18 किलोमीटर 5 के बराबर होता है
है ना। तो ये तो क्लियर है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि एम वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, क्लियर है भाई। एम वाला जो कथन होगा हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि भाई यदि मैं आपके कहूँ, देखो ध्यान से ना, कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये दरअसल 81 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 90, तो एम वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर 45 किलोमीटर प्रति आवर 12.5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे। 45 गुणित कितना कर देंगे यहाँ पर हम, अब मीटर में बदलने के लिए 5 बटे क्या कर देंगे, 18। तो 9 से पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 9 5 45, 5 और 5 का गुणा कर देंगे तो 25, और 25 को 2 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12.5 बार में जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि एन वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, के एल और एन होना चाहिए था यहाँ पर, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि हमने देखे कि हमारे पास के वाला कथन भी सही है, के बाद एल वाला कथन भी हमारा क्या है, करेक्ट है, और एन वाला भी कथन करेक्ट है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको चुनना है। बोला गया है किसी संख्या में समान अंक जोड़ने या घटाने पर अनुपात अपरिवर्तित रहेगा। किसी संख्या नहीं, यहाँ पर किसी भिन्न होना चाहिए था ना, किसी भिन्न के होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, किसी भिन्न के, ये शब्द होना चाहिए था, है ना। किसी भिन्न में, है ना, समान अंक जोड़ने या घटाने पर, या हम बोल सकते हैं कोई भी आपके पास अनुपातिक मान है उसमें, है ना, उसके अंश और हर में है ना, समान अंक जोड़ने या घटाने पर अपरिवर्तित रहता है। फिर किसी संख्या में समान अंकों का गुणा या भाग करने पर अनुपात अपरिवर्तित रहता है, ये होना चाहिए था। अब ध्यान समझना, हमने एक चीज नोट करते हैं, एक चीज हमको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, मान लो कोई संख्या का अनुपात वैल्यू मैं कहूँ ए और बी के अनुपात में है, और ए और बी को मैं ऐसा न लिखकर मैं 4 और 5 के अनुपात में लिखूं तो चलेगा आपके लिए, चलेगा, आप कहोगे भाई क्लियर। अब मैंने कहा 4 और 5 के अनुपात में है, यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर समान अंक जोड़ के देखते हैं और एक बार घटा कर देखते हैं। यदि मैं कहूं, यदि इसको एक बार लिखना चाहूं तो मैं 4/5 के रूप में लिख दिया। अब मैं ये कहूं आपसे कि भाई मैं प्रत्येक में मान लो 2 जोड़ कर देखता हूँ, यहाँ पर मैं 2 को जोड़ कर देख दिया, उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 जोड़ कर देख दिया, तो ये हो कितना जाएगा, तो आप कहोगे 4 और 2 6 और 5 और 2 7। तो मैंने देखा कि भाई पहले जो अनुपात था 4 और 5 के अनुपात में था, 2 ऐड करने के बाद कितना हो गया, 6 और 7। तो आप देख पा रहे हो कि 4:5 जो है क्या बराबर है 6:7 के बराबर, नहीं है ना भाई, अलग अलग, मतलब परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया, अपरिवर्तित रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा बोला गया है। तो इस आधार पर हम डायरेक्ट कथन को क्या कर सकते हैं दोस्तों, गलत मान सकते हैं। फिर किसी संख्या में समान अंकों का गुणा या भाग करने पर, अब मैं कहूं कि 4 और 5 के अनुपात में है, अब हम देखेंगे कि भाई मान लो 4 में भी मैं मान लेता हूं, 4 और 5 में समान अंक का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 का गुणा करने पर आप देख पाओगे 2 गुणा 4, अनुपात ये हो जाएगा 2 गुणा 5। तो आप कहोगे दोस्तों 4 दूनी 8 अनुपात 5, तो मैं कहूँ 8 अनुपात 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप देख पाओगे 4:5 और मैं कहूँ आपको 8:10, ये क्या अनुपातिक रूप से सेम नहीं है, अनुपातिक रूप से सेम है ना, भले इनका मान अलग अलग है लेकिन अनुपातिक रूप से सेम है। यदि इसको 2 से काट दिया जाए, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, तो ये ऊपर वाले जैसा ही हो जाएगा हो। तो हमने देखें, हमेशा याद रखना दोस्तों, गुणा और भाग के केस में ये अपरिवर्तित रहता है, बाकी केस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर कारण बस हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन कथन जो होगा हमारा गलत होगा। अब यदि आपके पास कोई 2 कथन और कारण में कोई एक भी यदि सही है, तो आपके ऊपर के 2 आंसर नहीं हो सकते, आपको याद रखना है ना। ऊपर के 2 आंसर तभी सही माने जाते हैं जब कथन और कारण दोनों सही हों। उस कंडीशन में वो एक व्याख्या कर रहा होगा और एक व्याख्या नहीं कर रहा होगा। लेकिन यदि कोई एक ही सही है तो आपके नीचे के 2 कथन आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, सही होने के चांसेस हैं। यदि आपके पास कथन सही है तो सी वाला, और यदि आपके पास कारण सही है तो डी वाला जो आपका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान से क्या करना है, सवालों को बनाना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। फिर बोला गया है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे,
है ना। कोई पेटी में यदि हम बात करें, एक दर्जन क्या है, एक दर्जन मतलब 12, है ना। एक दर्जन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, एक दर्जन यदि मैं बात करूं कि एक दर्जन मतलब टोटल जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 12 के होनी चाहिए, ठीक है। शीशे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा हो सकता है। अब एक चीज बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पेटी में आपके पास 12 शीशे हैं, है ना, 12 बोतलें हैं, ये 12 बोतल मान लो टूटे या ना टूटे जो भी हो, मैंने कहा चाहे तो ये टूट जाए या चाहे मैं ना कहूं ना टूटे, ठीक है, यही तो बात है भाई, टूटे और ना टूटे। मतलब मैं ये कहूं कुछ बोतल टूट भी जाए और कुछ बोतल ना टूटे तो भी उनका जो टोटल योग होगा जोड़ने पर तो 12 ही होगा ना, क्योंकि 12 बोतलों में से ही तो कुछ टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा। तो हम देखेंगे कि उन अनुपातों को जोड़ने पर यदि वो 12 को काट देता है तब तो ये अनुपात सही है, और 12 को नहीं काट पाता है तो वह अनुपात गलत माने जाएंगे। क्योंकि भाई टूटे और ना टूटे यदि मैं बात करूं तो मान लेते हैं 5 टूट गया, 7 नहीं टूटा, तो 7 5 12, मतलब 12 ही तो होना चाहिए ना आपके पास टोटल। तो हम कहेंगे अनुपातिक वैल्यू यदि 12 को काट देता है तब तो हम उसको क्या मानेंगे, उसका सही अनुपात मानेंगे। पहले पास है हमारा पहला जो कथन है दोस्तों, 2 और 1 के अनुपात में यदि मैं कहूं 2 भाग टूटेगा 1 भाग नहीं टूटेगा, तो आप देख पा रहे हो कि मैंने कहा 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो मैं जोड़कर देख लिया 2 और 1 टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 3। क्या 3 12 को काट सकते, तो मैंने कहा 12 को 3 से भाग दे दिया तो 4 बार में कट जाएगा। चाहो तो आप बता सकते हो 4 दूनी 8 बोतल क्या हो गया, टूटेगा, है ना। और नहीं टूटेगा, ये टूटने वाले है ना, कितने टूटेंगे, 8 बोतल टूटेगा, और आपके पास 4 एकम 4 बोतल नहीं टूटेगा, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 12 ही हुआ। उसी प्रकार 3 और 1 को जोड़ने पर कितना हो गया, आप कहोगे 3 1 को जोड़ने पर 4, और 12 को 4 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 3 9 बोतल टूटेगा, और बिना टूटे हुए तो 3 एकम 3 बोतल ऐसे होंगे जो नहीं टूटेगा, हो गया 9 और 3 12। उसी प्रकार 3 और 2 को जोड़ने पर कितना हो गया 5। अब आप बताओ 12 को यदि मैं 5 से भाग दूं तो कितने बार में टूटेगा ये, तो हम कहेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 2.4, तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए एम वाला कथन तो यहाँ पर होगा ही नहीं। फिर 7 और 5 को जोड़ने पर कितना हो गया, ये तो 12 ही होगा, 12 को 12 से भाग देंगे तो एक बार, तो यहाँ पर 7 टूटेगा और बिना टूटे की संख्या 5 होगा। तो इस आधार पर हमारे पास केवल 3 कथन करेक्ट हो रहा है, के एल और एन जो होगा यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर मिलान करके आपको क्या करना है, बताना है भाई। यहाँ पर हमारे पास 4 है ना, सूची 1 और सूची 2 दे रखा है ना। एक साइड आपके पास सूची 1 में प्रश्न है और सूची 2 में दूसरे साइड आपके पास उसका आंसर दे रखा है। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है उसी के आधार पर हम बना लेते हैं। यदि m और अनुपात n का मान 2:3 हो तो 3m, है ना, क्या हो जाएगा, 3m + 5n इक्वल अपान 6m - n का मान क्या होगा, ये पूछा गया। ध्यान समझना, यहाँ पर सवाल पहला के वाले में ये बोल दिया गया है, ध्यान समझना दोस्तों, m बराबर कितना होगा, क्योंकि भाई m का मान 2 होगा और n का मान 3 होगा, तो m बराबर 2 और n बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3। हमको निकालना क्या है, ये वाले डेटा निकालना है। मतलब मैं कहूँगा 3m + 5n अपान क्या कर लेना है आपको, 6m - n करना है। अब बताओ m का मान 2 है तो m के जगह में क्या रख दूंगे, यहाँ पर 2 प्लस का चिन्ह है 5, और n का मान कितना है 3, तो गुणा कर देंगे 3 बटे, यहाँ पर देखेंगे 6 और m का मान 2 है माइनस n का मान कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे 3। अब देख पाओगे 3 दूनी हो गया 6 प्लस 5 या कितना हो गया 15, और उसी प्रकार 6 दूनी 8, 8 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो ये, है ना, तो आप देख पाओगे, सॉरी 6 दूनी 12 हो गया क्या, वो 1 मिनट है ना, यहाँ पर हम गड़बड़ कर रहे हैं जी, ध्यान समझना। ये होगा ना भाई, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 12 में कितना घटा देंगे हम 3 घटा देंगे, तो आप देख पाओगे 15 और 6 हो गया 21,
और 21 में 21 हो गया और 12 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 9। ये कटेगा क्या, 3 से 3 सत्ते 21 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 7:3 होना चाहिए। आप देखोगे के कहां पर 7:3 है, तो भाई हम कहेंगे दूसरा जो होगा ये इसका क्या होना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए के का दूसरा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। फिर नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर x और y का अनुपात 7 और 3 है ना। यहाँ पर हमको बोल दिया गया कि भाई x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान होगा 7 और y का मान होगा 3। x का 7 हो गया और y का मान हो जाएगा 3। निकालना क्या है, तो हम कहेंगे इतना निकालना है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान, फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी का मान निकालना है भाई। ध्यान समझना, एक्स का मान 7 है, वाई का मान 3 है, प्लस वाई का मान 3 का वर्ग कर देंगे और एक्स स्क्वायर 7 है तो 7 का वर्ग कर देंगे, माइनस यहाँ पर 3 का फिर क्या कर देंगे स्क्वायर। आप देख पाओगे 7 से 21 और 3 का वर्ग होता है 9 अपान 7 का वर्ग होता है 49 माइनस 3 का वर्ग 9। आगे आप देख पाओगे 21 और 9 को जोड़ने पर 30 और 49 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 40। 0 से कट जाएगा 0 तो बच जाएगा 3 और 4 के अनुपात में। तो आप कहोगे दोस्तों कि एल वाले का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो भाई ऑप्शन नंबर चौथा होना चाहिए। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं, फिर दिख रहा है ना सबको। उसके बाद दिया गया है a/5 अपान अनुपात b/4 दे रखा है। यहाँ पर फिर दे रखा है a/5 अनुपात b बटे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। और हमको निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर a अनुपात b का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यही बात है भाई, ध्यान समझना। हमको इतना पता है, यदि मैं ऐसे करके बनाना चाहूँ कि भाई a/5 और b/4, तो ये अपने आप को क्या करेगा, उल्टा करेगा क्या, नहीं। यदि इस प्रकार से हो तो हमेशा याद रखना a का मान नीचे वाला और b का मान क्या होता है, नीचे वाला होता है जस्ट। तो a का मान क्या होना चाहिए 5 और b का मान क्या होना चाहिए 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 5/4। मतलब तीसरा का क्या हो जाएगा आपके पास, पहला एक बच जाता है ये वाला हमारे पास जिसमें दिया गया है। ध्यान समझना भाई, √a अनुपात √b इक्वल क्या दे रखा है, यहाँ पर 3:4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3:4। तो ए बी का मान, अब इन अंडर रूट का पक्षांतर कर देंगे तो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट तो नहीं होगा तो होगा क्या, वर्ग में चल जाएगा। अंडर रूट का पक्षांतर करने पर किस में आता है, वर्ग में। तो 3 का वर्ग अनुपात ये हो जाएगा 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 9:16 जो होगा ये हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर। तो हमने देखे कि हमारा कौन सा कथन सही है। एक तो के का होना चाहिए दूसरा, चेक करेंगे भाई के का दूसरा। उसके बाद एल का होना चाहिए पहला। एल का पहला कहां पर है, के का दूसरा। एल का पहला, एम का है हमारे पास, नहीं, एल का है हमारे पास चौथा है ना, एल का चौथा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास एम का है पहला, एम का पहला, और एन का होगा हमारे पास तीसरा ये। तो पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करना ताकि एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर है भाई, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर बहुत ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में पूछने लायक सवाल है यार। ध्यान समझना, क्या बोला गया है, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प को आपको क्या है, चुनना था। अब ध्यान समझना, यदि कई राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है जो दूसरी और तीसरी राशि में, और यही तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के भी हो बराबर होता है, तो ये सतत अनुपात कहलाता है, बोला गया है। मतलब मान लो मेरे पास इस प्रकार से दिया गया है ए बी सी और डी दे रखा है, तो मैं कहूंगा पहले और दूसरे का जो अनुपात होगा ए और बी, उसी प्रकार आपके पास सेकेंड अनुपात कैसा होना चाहिए, तो हम कहेंगे अब बी और सी का होना चाहिए। तब आप कहोगे b/c, फिर उसके बाद किसका होना चाहिए, तो आप कहोगे इस बार तो अब तो फिर सी और डी का होना चाहिए, तो ये हम लिख देंगे सी और डी का। तो इस प्रकार के अनुपात को मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा सतत अनुपात के नाम से जाना जाता है। तो कथन हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, इसका पहला अंश हर, तो हर वाला फिर अंश बन जाएगा, और फिर हर सी, फिर सी वाला अंश बन जाएगा। इस प्रकार से कंटिन्यू चलते रहता है, ये ऊपर फिर ये ऊपर। तो इस प्रकार के अनुपात को हमेशा सतत अनुपात के नाम से जाना जाता है।
और ये हमारे कारण क्या होगा, इस कथन जो होगा इस आधार पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी सी डी ई इस प्रकार से राशियां हों तो इस प्रकार हो कि ए बटे बी, वही लिखा गया यहाँ पर, ए बटे बी, फिर बी बटे सी, फिर सी बटे डी, फिर डी बटे ई और ई बटे एफ। आगे इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो ये सतत अनुपात को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। तो इस आधार पर कारण जो होगा एकदम करेक्ट है। और ये कारण जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों उस कथन की सही तरीका से व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए पहला जो हमारे पास ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में? ऐसे आपको क्या करना है, सवालों को डील करना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल फिर बोला गया है पी और क्यू के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। मान लेते हैं पी और क्यू है ना, दो स्थान है या दो व्यक्ति भी हो सकते हैं भाई, पी और क्यू, और उन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है, 110 किलोमीटर दे रखा है। ध्यान समझना, एक कार पी से प्रातः 9 बजे 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, जबकि दूसरा कार क्यू से 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो आपको बताना है। मतलब हम एक चीज समझ गए कि ध्यान समझना भाई, ये हमारे पास एक है पी है ना, ये मान लेते हैं पी है और एक स्थान हमारे पास एक क्यू है। ध्यान समझना, क्लियर है? इन दोनों बीच की दूरी दे रखा है कितना, 110 किलोमीटर दे रखा है। कितना है, 110 किलोमीटर दे रखा है। ध्यान से, ठीक है। अब पी से जो व्यक्ति है वो 9 बजे प्रातः निकलता है, मतलब प्रातः काल 9 बजे निकलेगा, ये 9 बजे, और कितने की स्पीड से, तो बोला गया है 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलता है। ध्यान समझना, ठीक है। उसी प्रकार क्यू से जो व्यक्ति है 8 बजे ही निकल जाता है, ये तो 8 बजे ही निकल जाता है, 8 बजे निकल जाता है, और कितने की स्पीड से, तो बोला गया है कि भाई ये 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से निकलता है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। और बोला गया है एक दूसरे की ओर, मतलब ये गाड़ी इधर चलना है और ये वाले कार को इस साइड चलना है। दोस्तों ध्यान समझना मेरी बात को, क्लियर है? ये स्थान है पी और क्यू और ये आपके पास है, ठीक है। ध्यान समझना। अब हमको ये बोला गया है पहले कथन के हिसाब से पी क्यू तक 10 बजे पहुंच जाएगा। यदि पी से जो निकला हुआ कार 30 की स्पीड से चले तो 10 बजे क्या क्यू तक पहुंचेगा, तो मेरे पास है क्या भाई, तो हम कहेंगे पी और क्यू के बीच की दूरी दे रखा है, स्पीड दे रखा है, हमको क्या निकालना है, समय। तो हम कहेंगे समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहोगे के कथन के अकॉर्डिंग, ध्यान समझना, समय बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे दूरी बटे होता है चाल। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है, आप कहोगे 110 किलोमीटर, क्योंकि केवल पी को ही चलना है ना, क्योंकि बोला गया पी जो है क्यू तक है ना, पी चलकर कहां तक, क्यू तक, मतलब 110 किलोमीटर आगे कितने बजे पहुंचेगा, 10 बजे। तो भाई ए 30 की स्पीड से चलता है, बताओ भाई, ये मान लो खुद 9 बजे निकला है, 1 घंटे में कहां से 110 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसको तय करना ही है तो हम 0 से 0 काट देंगे, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 तिया 9, 2/3, मतलब यदि हम कहेंगे तो आगे लिख सकते हो 3 आवर, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 2/3 गुणा हम कितना कर देंगे, 60। तब आप कहोगे 3 एक कम 3 और 3 20 60 और 20 दूनी हो जाएगा 40, मतलब हम कहेंगे 3 घंटा और 40 मिनट का समय लगेगा। निकला कितने बजे है, 9 बजे है, तो 9 + 3 घंटा और 40 मिनट को भी जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहुंचने में कितना लग जाएगा, 12 बज के है ना 40 मिनट पर ये क्या पहुंचेगा, क्यू पर पहुंचेगा। ये होना चाहिए था, यहाँ पर बोला गया 10 बजे, तो के वाला जो कथन होगा हमारा बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाएगा। आया भी समझ में? फिर क्यू जो है पी तक 10:45 बजे पहुंच जाएगा, बोला गया, मतलब 10:45 पर। अब यदि मान लो क्यू वाला व्यक्ति पी तक आना चाहे है ना, तो सेम फार्मूला है, हमको तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। ध्यान समझना। अब दोनों शहरों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर, क्यू वाला जो कार है यदि पी तक आना चाहता है तो इसकी स्पीड है दोस्तों 40 की स्पीड से, तो 40 की स्पीड से आएगा तो 0 से 0 काट ही दोगे। 11 को यदि 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, बच गया 3/4। और यदि हम लिख सकते हैं इसको 2 आवर और
इसको 3/4 पे दिए हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 15 बार में 15 तिया 15 चौक 60 और 15 तिया 45, मतलब 2 आवर और 45 मिनट लगेगा। लेकिन जो आपके पास क्यू वाला व्यक्ति है 8 बजे निकला है, तो 8 में यदि मैं 2 आवर प्लस 45 मिनट को ऐड कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 और 2 10 आवर 45 मिनट पर, मतलब 10:45 पर वो क्यू पी तक पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से एल वाला जो कथन होगा दोस्तों हमारा एकदम करेक्ट होगा। आ रहा है समझ में भाई? आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों 10 बजे मिलेंगे बोला गया है। अब ध्यान समझना, दोनों 10 बजे मिलेंगे कि नहीं। मान लो दोनों निकलना चाहे, मिलने के लिए निकले, ये 9 बजे निकल रहा है पी से व्यक्ति और ये 8 बजे निकल रहा है क्यू से व्यक्ति, तो क्या सही में दोनों 10 बजे कहीं जाकर मीटिंग करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, है ना? बात यहाँ पर गुफ्तगू की है, ध्यान समझना। तो मैंने एक चीज कहा, यदि यह व्यक्ति 8 बजे निकल रहा है और ये व्यक्ति 9 बजे, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, यदि मीटिंग करना है, गुफ्तगू करना है, तो सेम टाइम में निकलना जरूरी है। यदि आप अलग अलग टाइम में निकलोगे तो करेक्ट मीटिंग टाइम कोई नहीं बता सकता। इतना बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, यदि मीटिंग टाइम को बताना है तो एक ही टाइम में निकलना होगा। देखो ये व्यक्ति 9 बजे निकल रहा है, ये 8 बजे, तो मैं कहूंगा कि 9 बजे तक ये व्यक्ति जो है 1 घंटा तो चल जाएगा। 9 बजते बजते ये 40 किलोमीटर आगे आ जाएगा, तब जाकर 9 बजेगा भाई। 40 किलोमीटर आगे आ गया। अब बताओ ये जो डिस्टेंस बच गया है ना, क्योंकि ये 40 किलोमीटर चल गया, अब क्यों कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और समय कितना हो गया है, 9 बज गया है। अब 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो पहले भी चला था, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझना, क्लियर है। लेकिन 9 बजते बजते ये 40 किलोमीटर आगे आ गया। अब जब 40 किलोमीटर आ गया तो अब टोटल दूरी बचा कितना, तो 110 में 40 को घटा दिए तो बच जाएगा 70। कितना आ जाएगा भाई, 70 बज गया, 70 बज गया। अब दोनों यदि 70 बज गया है तो अब हम क्या करेंगे, जब दो गाड़ी एक ही दिशा में आए, ध्यान समझना, जब दो व्यक्ति या दो कारें एक ही दिशा में आए तो उनके चालें जुड़ जाती है ना। आप देख पा रहे हो पी वाले के चाल कितना है, 30 है, और क्यू वाले के चाल कितना है, 40 है। तो 40 और 30 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 70, और 70 को 70 से भाग देंगे तो बच जाएगा 1 घंटा। मतलब 1 घंटा बाद मिलेगा, कब, 9 बजे इसका भी और 9 बजे, तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 10 बजे। मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि दोनों 10 बजे मुलाकात करेंगे। तो एम वाला कथन हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़े फिर, है ना। मिलने के समय ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, मिलने के समय ज्ञात करने के लिए दोनों का एक ही समय पर चलना आवश्यक होता है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, इसी चीज को मैं टारगेट करके बताया था। तो एन वाला कथन भी हमारा क्या है, एकदम सही है। तो हमने देखे कि हमारे यहाँ पर 3 कथन एल, एम और एन सही है। एल, एम और एन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया भी समझ में, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो अगला सवाल, फिर नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्पों को आपको क्या करना था, चुनना था। अब हमारे पास कथन क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको आपको ध्यान समझना है। 4 और 5 के समतुल्य अनुपात क्या 28:35 है। समतुल्य मतलब क्या होता है, समान, एक जैसे, भले उनके मान अलग अलग हो लेकिन अनुपातिक वैल्यू तो एक होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि यदि मैं ध्यान से देखूं कि भाई पहले हमारे पास दे रखा है 4:5 और समतुल्य के रूप में दे कितना रखा है, तो आप कहोगे 28:2 रखा है दोस्तों 35। तो मैं एक चीज कहूँ आपसे कि क्या 28-35 को मैं काट पीट कर इतना छोटा बना सकता हूँ, तो आप कहोगे 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28 और ये हो जाएगा 7 पंचे 35, मतलब 4:5 के समतुल्य था। कौन था, 28:35 जो था वो बिल्कुल 4:5 के समतुल्य था। तो कथन जो होगा दोस्तों ये हमारा एकदम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी भी अनुपात में समान अंक से गुणा करने पर अनुपातिक मान अपरिवर्तित रहता है। यदि मैं कहूंगा यहाँ पर समान अंक से गुणा कर दिया जाए, ध्यान समझना, 4 हमारे पास 4:5 है, यदि यहाँ पर भी मैं 7 का गुणा कर दूं, यहाँ पर भी 7 का गुणा कर दूं, तो आप कहोगे 7 चौकी 28 और ये हो जाएगा 7 पंचे 35। भले इनके वैल्यू बढ़ा हो, है ना, ये 4:5 से बढ़कर कितना हो गया, 28:35 हो गया, मतलब वैल्यू बस बढ़ा हो, लेकिन इनका अनुपातिक मान
वही है, अपरिवर्तित है, मतलब 4:5 और 28:5 के अनुपातिक मान की बात करूं तो सेम रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। बस 4 और 5 के जो वैल्यू है ये 28 और 35 के रूप में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जो अनुपातिक वैल्यू है दोस्तों वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास कारण भी एकदम क्या होगा, करेक्ट होगा। और इस बात की पुष्टि भी कर रहा है, क्योंकि भाई हम समान अंक से क्या कर रहे हैं, गुणा और दे रहे हैं, तो उस बात की पुष्टि भी हो रहा है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि जो हमारे पास दोनों करेक्ट होंगे, कारण और कथन दोनों सही हैं, और कथन की सही तरीके से व्याख्या कारण द्वारा भी किया जा रहा है। तो इस आधार पर हमारे पास जो पहला जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है अभी समझ में? गुड। लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। आज का बहुत ही है ना बेहतरीन सवाल है, ये भी कहा जाए तो, ठीक है। मिलान आपको करना है ना, जो दिया है उसके साथ मिलान करना है, ठीक, ध्यान समझिएगा। सूची 1 है और ये सूची 2 है, ध्यान समझना। 9 और 4 का मध्यानुपाती, मैं आपको सभी चीज बताया था अनुपातिक वाले या अनुपात या रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर में, है ना। अब जब आपको मध्यानुपाती निकालना रहेगा, ध्यान समझना। मध्यानुपाती एक होता है आपके पास, जैसे यहाँ पर दे रखा है तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। एक दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये नहीं हुआ है क्या, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या हमारे पास, है ना, यहाँ पर कुछ होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, ये एम वाले कथन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है, देख लेंगे। एक होता है हमारे पास प्रथमानुपाती, चलो वहां पर अपने हिसाब से डेटा रख दूंगा, प्रथमानुपाती, और एक होता है हमारे पास चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये डेटा। 1 मिनट रुकेगा, है ना, आपको मैं क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, वहां पर गड़बड़ी हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है जो गड़बड़ है। यहाँ पर सेम सेम अंक लिख लेना है, 6, 8 और 12 का क्या लिखना है, तो यहाँ पर 6, 8, 12 का प्रथम और चतुर्था, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर आप चतुर्थानुपाती कर लेना, चतुर्थानुपाती, और यहाँ पर सेम इसी अंक का 6, 8 और 12 का क्या लिख देंगे, प्रथमानुपाती लिख लेना, प्रथमानुपाती। क्लियर है दोस्तों, ये चीज आपको लिखना है, ध्यान समझना, सवाल में कुछ प्रिंट है ना मिस्टेक हो जाता है। अब जब मध्यानुपाती की बात आए तब ध्यान समझना। अब मध्यानुपाती के केस में 2 डेटा आपको दिया रहेगा, कौन कौन से, ए और बी, याद रखना, इसमें 2 डेटा दिया रहेगा। तृतीय अनुपाती में भी 2 डेटा दिया रहेगा। इनके कॉन्सेप्ट में यदि हम जाए तो इसमें 2 डेटा रहता है, मध्यानुपाती में, तृतीय में, लेकिन प्रथमानुपाती में आपके पास 3 डेटा दिया रहेगा, ए, बी और सी। उसी प्रकार आपके चतुर्थानुपाती में भी 3 डेटा दिया रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीजें आपको बिल्कुल कंफर्म पता होनी चाहिए। मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती जब जब आपको निकालने के लिए बोले तो केवल 2 डेटा देकर आपको निकालने के लिए बोलेगा, और ये जब आपको प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बोले तब 3-3 डेटा देकर आपको, है ना, प्रथमा और चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बोलेगा। अब मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए अनुपात मध्य वाले भाग को x मान लेते हैं, समानुपात फिर मान लेंगे x, अनुपात क्या मान लेंगे, b, ये कॉन्सेप्ट होता है। वो इसी प्रकार तृतीय अनुपाती की बात करें तो ध्यान समझना, a अनुपात, अब हम क्या करेंगे, b को 2 बार लिख लेंगे, b समानुपात फिर से b, अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास x, ये कॉन्सेप्ट होता है। वही प्रथमानुपाती के केस में पहले वाले को x मान लेना है, फिर a, फिर समानुपात लेना है, फिर उसके बाद b और फिर ले लेना है c। उसी प्रकार चतुर्थानुपाती में पहले वाले को a, अनुपात दूसरे को b, फिर समानुपात, फिर c, अनुपात क्या कर देना है, x मान लेना। ये आपके मानने का तरीका होगा दोस्तों। अब देखो इनके आधार पर आपके बनने का तरीका ध्यान समझना। यहाँ पर क्या होगा, a/x बराबर
x बटे क्या हो जाएगा b, कुल मिलाकर x और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर इक्वल a और b का गुणा होगा तो ये हो जाएगा ab। मतलब आगे हम लिख सकते हैं जब x निकालना रहेगा तो अंडर रूट ab के आधार पर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार तृतीय अनुपाती की बात करें तो यहाँ पर a बटे b बराबर b बटे क्या कर देंगे x। अब x निकालना रहेगा तो x बराबर b और b का गुणा होगा तो ये b स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा a। ये जो फार्मूला होगा हमारे पास तृतीय अनुपाती का होगा। यही आपके पास यदि प्रथम अनुपाती की बात करें तो ये x बटे a बराबर ये हो जाएगा b बटे c। x का मान निकालना रहेगा तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी करके, है ना, क्या हो जाएगा, तब आप कहोगे भाई ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सी। और यहां पर आप लिख पाओगे ए बटे बी बराबर सी बटे एक्स। तो जब आपको एक्स निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए बी सी बटे क्या कर देंगे ए। ये कंडीशन आपके पास, ये फार्मूला बन जाते हैं। अब इसके आधार पर हम इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान समझना, ये फार्मूला होने चाहिए चारों का। अब देखिएगा हमारा पहला सवाल, यहाँ पर x का मान निकालना है मध्य अनुपाती 9 और 4 का। तो a का मान 9 और b का मान 4। तो x बराबर अंडर रूट कर देंगे 9 गुणा 4। आप देख पा रहे हो 9 चौक कितना हो गया 36, और 36 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे 6 का। ध्यान समझना। फिर यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर हम देखेंगे x बराबर b का स्क्वायर। यहाँ पर b का मान क्या होगा, ये a का मान होगा और ये b का मान होगा। तो b का स्क्वायर मतलब 12 का, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 का गुणा 2 बार और भाग में कर देंगे 16, है ना। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, ये 4 तिया 12, फिर 4 से कट जाएगा भाई 4 तिया 12, कितने बार में, 9 बार में। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे प्रथम अनुपाती 6 8 12 का। तो 6 8 12 का प्रथम अनुपाती निकालने के लिए क्या करोगे, ये आपके पास a है, b है और ये c है। यहाँ पर गुणा ए बी का हुआ है, मतलब 6 और 8 का। तो 6 गुणा 8 बटे क्या कर देंगे यहाँ पर 12। तो आप देख पाओगे 6 8 48 को 12 से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। और ये जो होगा लास्ट वाला, यहाँ पर b का मान क्या होगा हमारे पास 8 और c का मान है 12 और a का मान है 4। तो यदि आप भाग दोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये होगा 12 दूनी 24 जो होगा ये हमारे पास इसका चतुर्थानुपाती होना चाहिए। अच्छा 6 है क्या, 4 नहीं है, मिनट 4 नहीं है, ये 6 है, 6 है ना। तो 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो अब हम यहाँ पर मैच करेंगे। तो ध्यान समझना, k का क्या होना चाहिए, तो k का होना चाहिए भाई हमारे पास 6 होना चाहिए। मतलब हम कहेंगे कि भाई a होगा k का चौथा। k का चौथा कहाँ पर है, k का चौथा यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, गलत हो जाएगा। k का तीसरा यहाँ पर है, k का तीसरा यहाँ पर है। तो आप देख कर लगा लेना आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा। तो ये रहा आज का कुछ बेहतरीन सवाल। फिर देखते हैं अगले क्लास में, मिलते हैं कुछ बेहतरीन नए सवालों के साथ आपके एग्जाम को देखते हुए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।